We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद में पिछले 15 साल की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना हुई है, जिसमें एक पैसेंजर को छोड़ करके कोई भी नहीं बच पाया। अब सवाल उठता है कि उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं या फिर कारक क्या हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिंदु हैं जिसके ऊपर सघन विचार करना ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए इंडियन एयरलाइंस के फॉर्मर डायरेक्टर सेफ्टी बात करने के लिए एसएस पानेसर हैं, और एसएस पानेसर 1960 से फ्लाई कर रहे हैं। 1962 में जब भारत चीन की जंग की शुरुआत हुई तो एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसके अलावा राजीव गांधी और संजय गांधी के भी इंस्ट्रक्टर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो वीडियो सामने आए हैं उसमें प्राइमा फेसी क्या कारण लग रहे हैं आपको कि किस वजह से दुर्घटना हुई होगी? क्योंकि बोइंग का इतना बड़ा विमान ड्रीमलाइनर 787 की बात करें, उसमें यह भी कहा गया कि जो उसकी गति थी वो 174 नॉट्स थी, जबकि 230 नॉट के आसपास होनी चाहिए टेक ऑफ के ठीक बाद। ये भी कहा गया कि ऊंचाई 825 फीट थी, तो क्या टेक ऑफ ही ठीक से नहीं हो पाया? प्राइमा फेसी जो कारण है वो कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आप पूरा सूचीबद्ध तरीके से बता सकें तो। देखिए, सबसे पहले तो इस दुर्घटना के लिए हमें बड़ा शौक है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो जहाज़ बोइंग ड्रीमलाइनर 787 है, बड़ा टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, बहुत सेफेस्ट एयरक्राफ्ट है, और काफ़ी इन दुनिया में ये जहाज़ चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। इस दुर्घटना का जो असली रीज़न है वो पता तभी लगे जबकि इसका ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर निकलेगा। पायलट ने टेक ऑफ के बाद जो एमरजेंसी सिग्नल होता है, मेडे बोला है। मेडे पायलट का लास्ट सिग्नल होता है जब एक्सट्रीम एमरजेंसी आ जाए, वो कि उसके कब्जे से हाल बाहर निकल जाए, तब वो मेडे करता है फॉर हेल्प एंड ऑल दैट। और जब टेक ऑफ करा है, इसने गियर ऊपर का, हो सकता है गियर पूरा ना ऊपर आया हो, इंजन को आग लग गई हो, दोनों इंजन, इसका हम ये प्रीएम्प्ट करना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है, उसमें जो ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उसे ब्लैक बॉक्स में 200 चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। इंजन की हालत, जहाज़ की हालत, स्पीड की, हर एक इंस्ट्रूमेंट की रिकॉर्डिंग वहाँ पे आ जाती है। और ब्लैक बॉक्स एक ऐसा लोहे का बक्सा होता है जो कि 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड की आग में भी नहीं पिघलेगा। उसके अंदर ये फॉइल होती है जो रिकॉर्ड करती है, सारे पैरामीटर रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद हमें 100% एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि इस क्रैश की वजह क्या हुई है, इतने ये गिरा क्यों है जहाज़, वो पूरा तो उसी के बाद पता लगेगा। लेकिन जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पायलट ने मेडे का सिग्नल दिया है, ऊपर चढ़ते ही उसने मेडे को कुछ सेकंड के बाद मेडे कर दिया है, इसका मतलब कि पायलट की हालात से बाहर निकल गई सिचुएशन, वो कंट्रोल नहीं कर सका। ये लास्ट इमरजेंसी सिग्नल वो दे सकता है। इसमें तो पुर्तगाल के नागरिक भी थे, ब्रिटेन के नागरिक भी थे, कैनेडियन सिटीजन्स भी थे। इवन हाउस ऑफ कॉमन्स में तो ये तक कहा गया कि हम एयर इंडिया के साथ, भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट एजेंसीज इस इन्वेस्टिगेशन में साथ में मिलकर काम करें। जो फिलहाल ATC की रिकॉर्डिंग्स आई है, ATC ने जो ऊंचाई बताई है, जो 174 नॉट्स की स्पीड बताई है, जो फ्लैप्स बताए कि खुले हुए थे, लैंडिंग गियर बंद नहीं हुआ था, उस जो चीज़ें अभी आंकड़े हैं सार्वजनिक पटल पर, उसके लिहाज से क्या लगता है कि फ्लैप्स के खुलने से दिक्कत हो सकती है या बंद नहीं हुए से दिक्कत हो सकती है, या FMS जिसे कहा जाता है उसमें भी कुछ गलत आंकड़े दिए जा सकते हैं? क्या तापमान या हवा का पतला होना भी कुछ वजह हो सकती है क्या? देखिए, ये सारे फैक्टर जो आपने कहे हैं, ये सब एप्लीकेबल हैं, चालू हैं, इन्हीं के हिसाब से जांच चलता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये सारी चीज़ें जो अपनी फ्लैप्स की पोजीशन, गियर का ऊपर ना जाना, हाँ जी, टेक ऑफ का उसमें होता है कि लीवर ऊपर गियर ना ऊपर गया हो, उसमें इंजन, ये सब चीज़ें ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद 100% कन्फर्म हो जाएंगी कि ये क्रैश क्यों हुआ है। लेकिन यह है कि हमारे इन्वेस्टिगेटर कहाँ तक काबिल हैं, वो रीड आउट करेंगे, कैसे उन्हें रिपोर्ट बनानी है। अब इस हालात में हम ये चाहते हैं कि इसमें पब्लिक इंक्वायरी हो, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें सब प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस पायलट हैं, जो जिनका काम, उनको भी बीच में लाया जाए कि आपका क्या विचार। उस ब्लैक बॉक्स की रीड आउट के बाद ही हम अपना 100% अंदाज़ा बता सकते हैं, और ऐसे इंसिडेंट आगे से कैसे बचाना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त।
सर आप खुद डायरेक्टर सेफ्टी रहे हैं, तो ऐसे में सर सवाल ये भी उठता है कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं टेक ऑफ से पहले। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि टेक ऑफ से पहले कैसे सिक्योरिटी चेक किए जाते हैं, कैसे पायलट और बाकी स्टाफ सुनिश्चित करते हैं कि ये जो फ्लाइट है ड्रीम लाइनर ये उड़ने के लिए तैयार है, उससे पहले के सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या होते हैं। जी, जहाज़ जब फ्लाइट के लिए तैयार होता है तो इंजीनियर्स जो वो सारे जहाज़ का पूरा चेक करते हैं, एक्सटर्नल चेक करते हैं, विंग ठीक है, व्हील्स ठीक है, कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, सारा चेक करने के वो एक सर्टिफिकेट साइन करता है इंजीनियर। उसी सर्टिफिकेट तो पायलट भी साइन करता है कि मैंने ये देख लिया है और जो इंजीनियर की इन्वेस्टिगेशन जो चेक लिखा है इसके मैं सेटिस्फाइड हूँ। दोनों साइन करने के बाद अंदर बैठ जाते हैं और उसके बाद जहाज़ चलता है। एमरजेंसी किसी वक्त भी आ सकती है, इसका कोई एमरजेंसी आपको नोटिस दे के नहीं है कि मैं इंजन फेल होने वाला हूँ, मैं ये होने वाला हूँ, वो तो नहीं। ये तो मशीनरी है, किसी वक्त भी फेल हो सकती है। लेकिन सर मशीनरी कितनी ज़्यादा सेफ हो गई है, क्योंकि आपने डकोटा भी उड़ाया है और अब से अब ड्रीम लाइनर की बात करें, फ्लाई बाय वायर की बात आती है जिसमें हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है, तो कितना सेफ ये प्लेटफॉर्म है। अगर दूसरी बात टेक ऑफ के बाद प्लेटफॉर्म की बात करें तो ड्रीम लाइनर के लिए कहा गया पहली दुर्घटना है, कितना सेफ प्लेटफॉर्म आप मानते हैं, जिसमें 1.25 लाख लीटर तो एविएशन फ्यूल भी था। ये जहाज़ बहुत ही सेफ है, टेक्निकली बड़ा साउंड है, लेकिन अगर इंजन फेल हो गए हैं तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी काम नहीं करेगा, उससे गियर भी ऊपर नहीं जाएंगे। और फ्लैप्स जो उसने लिए थे वो पोजीशन क्या थी फ्लैप्स के, टेक ऑफ के वो लिफ्ट देते हैं फ्लैप्स जो है, हम 1-2 डिग्री नीचे फ्लैप को करते ताकि हमें लिफ्ट मिल जाए टेक ऑफ के बाद। अब वो सारी चीज़ें जो है ना ब्लैक बॉक्स से पता लगेंगी, अभी हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है ये हुआ हो। तो अंदाजे में सर क्या लगता है, जैसे आपने फ्लैप्स की बात की, और क्या टेक ऑफ लैंडिंग में ऑटो पायलट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है या फिर सर जो नॉर्मल पायलट है, मतलब जो ऑटो पायलट बिना मोड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पायलट की उस टाइम मनोदिशा कैसी रहती है। देखिए, टेक ऑफ कभी ऑटो पायलट से नहीं होता, टेक ऑफ मैनुअली होता है। टेक ऑफ एयरबोर्न होने के बाद 100-200 फुट 300 फुट के बाद पायलट ऑटो पायलट लगा देते हैं। लैंडिंग ऑटो पायलट से हो सकती है, ये जहाँ से फुली ज़ीरो विजिबिलिटी में भी ऑटोमेटिक लैंडिंग भी कर सकता है, लेकिन टेक ऑफ जो वो मैनुअली होता है वो कभी ऑटो टेक ऑफ नहीं होता, ऑटो पायलट से नहीं करते। तो सर लगता है कि अगर 825 फीट की ऊंचाई थी और मुश्किल से 3 मिनट का समय था तो पायलट के पास तो ऑटो पायलट पे जाने का समय भी शायद नहीं बचा होगा। नहीं, देखो लो हाइट पे पायलट जब टर्न करेगा ना जहाँ, उससे उसकी लिफ्ट घट जाती है, उससे उसकी क्लाइंब ख़त्म हो जाएगी। अब इतनी सीरियस सिचुएशन जो है उसने मेडे का सिग्नल दिया है, जब जो कि सबसे बड़ा एमरजेंसी सिग्नल पायलट देता है, कहीं भी जा रहा हो उसको इतनी आपत्ति आ जाए कि उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए या उसको इसी मतलब, तो फिर वो मेडे 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 करता है और जो भी जहाज़ उसको सुनेगा वो बता देगा उसको कि भी ये एक जहाज़ आपत्ति में है, इसकी कैसे मदद करनी है। सर अगर आखिरी 5 मिनट की बात की जाए तो प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा वो ये है कि आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप फ्यूल जो एविएशन फ्यूल है वो पहले ही ड्रॉप आउट कर दें ताकि जब इम्पैक्ट हो, जब क्रैश लैंडिंग हो तो आग कम से कम लगे। तो क्या उतना समय भी नहीं रहा होगा जितने वीडियोस के आधार पे, कि ब्लैक बॉक्स तो अभी मिला नहीं है लेकिन वीडियोस के आधार पे जो लग रहा है। देखिए, ये जहाज़ दिल्ली से अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, 8 घंटे की फ़्लाइट है, इसके 9-9.5-10 घंटे का फ्यूल होगा, जाने मतलब कम से कम 40-50 टन फ्यूल भी होगा। अब इस हाइट में इन जहाज़ों में ये फैसिलिटी है कि फर्स्ट को आप 5-6 हज़ार 10,000 फुट तक और इंजन को आग लग गई है तो वो आधा लैंडिंग वेट कम करने के लिए वो आधा फ्यूल डंप भी कर सकता है, लेकिन यहाँ टाइम नहीं था ना, 3-4 टेक ऑफ के बाद कहाँ डंप करेगा। मैं एक दफ़ा मद्रास से सिंगापुर जा रहा था, मेरा राइट इंजन फेल हो गया और हमने मैक्सिमम फ्यूल ले रखा था। मैंने समुंदर के ऊपर जाके आधा घंटा फ्लाइंग करी ताकि जो एक्स्ट्रा फ्यूल था मैंने डंप कर दिया समुंदर के ऊपर ताकि जहाज़ लाइट हो जाए, उसके बाद मैं लैंड कर गया। अब इस पर टाइम नहीं था फ्यूल डंप करने के लिए, सिर्फ टेक ऑफ के बाद आदमी कंट्रोल करने के इमरजेंसी आ गई, जहाज़ को कंट्रोल करेगा या फ्यूल डंप करेगा, उसके प्रोसीजर होता है डंपिंग। ये नहीं कि आपने बटन दबाया तो फ्यूल डंप हो जाएगा, उसे वाल्व खोलने पड़ते हैं, उसकी कितना फ्यूल डंप करना मॉनिटर करना पड़ता है। तो समय और परिस्थिति दोनों का अभाव था, क्योंकि अगर वहां पर फ्यूल डंप किया जाता तो हो सकता है आग और ज़्यादा भयानक होती, क्योंकि फ्यूल गिरता हुआ जाता और शायद इतना समय भी ना हो रहा होगा कि वाल्व्स खोली जाए। और देखिए, टेक ऑफ के बाद वो लोकेशन पे था जब कॉलोनी थी और कॉलोनी के ऊपर भी फ्यूल डंप करना ठीक नहीं था, सेफ नहीं था, वेरी डेंजरस। तो फ्यूल डंपिंग की तो बात ही छोड़ दो, ये थी कि 800 फुट तक कोई ऐसी सीरियस इमरजेंसी हुई है जो कि हो सकता है इंजन फेल हो गए हो, गियर ऊपर ना कितना मुश्किल होता है सर कि अगर 2 इंजन एक साथ फेल होने की संभावना कितनी रेयर है।
देखो, 2 इंजन फेल होने की संभावना बहुत रेयर है। बोइंग वाले चैलेंज करते हैं कि हमारे जहाज़ के 2 इंजन कभी इकट्ठे नहीं फेल होंगे, एक होगा मैक्सिमम। लेकिन ये टाइम शॉर्ट था और पायलट्स आर ट्रेंड, दे आर फुली ट्रेंड। इंस्ट्रूमेंट सिमुलेटर पे ट्रेनिंग होती है, ये सब एमरजेंसी उनको सिखाई जाती है। पायलट की ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, लेकिन आज की डेट में जो पायलट्स हैं वो जहाज़ में कोई स्नैक वगैरह लिखने से डरते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कहती तुमने स्नैक दे मेरी फ़्लाइट डिले होगी, वो चेक कर देते हैं। अच्छा सर, वेदर कंडीशन कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि तेज हवाएं नहीं चल रही थी, टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, कहा जा रहा है कि थिन एयर थी, तो वेदर कंडीशन भी एक वजह हो सकती है या वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है? वेदर कंडीशन भी वजह हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वेदर बिल्कुल ठीक था, कोई वेदर की आपत्ति नहीं थी हमें। विजिबिलिटी भी ठीक थी, दूर से देख भी सकता था। ये कोई टेक्निकल या कोई और, जैसे न्यूयॉर्क से जाते हो उसे दोनों इंजन बर्ड आके दोनों इंजन बंद हो गए और वो समुंदर दरिया पे लैंड कर गया सेफली। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन और ब्लैक बॉक्स ही बताएगा, जिसमें 100% पता लग जाए कि एक्चुअल इसकी वजह क्या हुई है क्रैश करने की। सर, ह्यूमन एरर भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि इंसानों का तो कहा जाता है कि गलतियों का पुतला है। कई बार प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपने मैनेजमेंट के प्रेशर का जिक्र किया। कई बार प्रेशर ये होता है कि आपकी एक के बाद एक फ़्लाइट्स भी होती है, तो पायलट भी आप रहे हैं, इंस्ट्रक्टर आप रहे हैं, तो पायलट के ऊपर कितना प्रेशर होता है फ़्लाइट्स को लेकर के? देखिए, 2 सिचुएशन होती है बड़ी सीरियस होती है फ्लाइंग में, एक तो टेक ऑफ और दूसरी लैंडिंग। ये 2 सिचुएशन पे पायलट को बड़ा होशियारी से काम लेना पड़ता है और हमारे पायलट बड़ी अच्छी तरह से उनकी ट्रेनिंग भी होती है, उसको कहते हैं कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट। कोई एमरजेंसी, दोनों पायलट मिलके उसको एमरजेंसी को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस केस में तो टाइम ही नहीं था उनके पास, बेचारों के पास। इसी टेक ऑफ बड़ा सीरियस सिचुएशन होती है और उसमें दोनों पायलट बड़े अलर्ट रहते हैं। ये नहीं कि वो अलर्ट नहीं थे वो अलर्ट थे, सब कुछ देख रहे, उनकी ट्रेनिंग के बारे में कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन जो हुई है, ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगे। जो हमारे इन्वेस्टिगेटर जाएंगे, अभी वो रिपोर्ट देंगे क्या हुआ कैसे, सारा ब्लैक बॉक्स विल भी पढ़ा जाएगा, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस क्रैश के बारे में। सर, इस क्रैश में एक यात्री बच गए जो 11A नंबर सीट पे बैठे हुए थे। ये कितनी रेयर घटना है कि 240 से ज़्यादा पैसेंजर, 10 से ज़्यादा क्रू मेंबर और उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति का बचना। और क्या इतना समय किसी पैसेंजर के पास हो सकता है कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के वो इमरजेंसी गेट को खोल दे या गेट से कूद जाए, क्योंकि ये भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। देखिए, जब भी टेक ऑफ से पहले हमारी जो केबिन क्रू है वो और कमर्शियल वालों को इंस्ट्रक्शन होती हैं कि जो एमरजेंसी एग्जिट है इसके पास वो आदमी बिठाओ जो हेल्दी हो और थोड़ा नॉलेजेबल हो। उसके बाद ओल्ड पीपल और लेडीज़ नहीं बिठाते, ताकि इन केस एमरजेंसी फायर और लैंडिंग ऑफ द सी और ग्राउंड पे लैंड एमरजेंसी निकलना हो, उसके लिए ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके जो एमरजेंसी डोर होता है उसके ऊपर एक लाल हैंडल होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है इन एमरजेंसी पुल द हैंडल। उसके ट्रेनिंग, और जो हैंडल आप खींचोगे वो जो उसकी बारी है वो बाहर गिर जाएगी और सब के सब उस विंडो से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग दी। और ये आदमी जो बचा है वो उसके पास बैठा था और मैं बड़ा खुशकिस्मत जिसने एमरजेंसी, ये केबिन को ट्रेनिंग भी देते हैं जो एमरजेंसी एग्जिट पे इसको दरवाजे को कैसे खोलना है। उसे कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग, सिर्फ लाल हैंडल होता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है कि हैंडल को नीचे खींचिए, वो खींचे उसकी जो बारी है वो अपने आप बाहर गिर जाएगी, अंदर नहीं गिरेगी और बाहर निकल, आप सब बाहर निकल सकते उसके थ्रू। उसके लिए ट्रेनिंग के। और ये जो आदमी एमरजेंसी, इसने वो देखा होगा, बड़ा अलर्ट होगा, उसने हैंडल खींचा, बारी बारी और बाहर आ गया, बड़ा किस्मत वाला है। सर, कितना रिएक्शन टाइम मिल पाया होगा पैसेंजर्स को, क्योंकि बेहद दुखद हादसा था, क्योंकि आपने सीट बेल्ट लगा रखी है, शायद मेडे के साथ ये भी चिल्लाया गया होगा कि रेडी फॉर इम्पैक्ट, क्रैश लैंडिंग, तो कितना वक्त मिल पाया होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति को इतना वक्त मिल पाया? जो कई तरह की क्रैश लैंडिंग है कि समुंदर के ऊपर जहाज़ उतर गया, उसे लोगों को टाइम मिलता है, वो आपको इक्विपमेंट देते हैं हाउ टू समुंदर में कैसे निकलना है, लाइफ बोट्स होती हैं उनको कैसे यूज़ करना है, ग्राउंड पे होगा। अगर हेड ऑन कोलिजन पहाड़ को टकरा गया तो उसका टाइम कहाँ सोचने का। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल ये कि जो हवा की गति के लिहाज से जो फ्लाइट की गति है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा 174 नॉट्स, वो अगर कम है तो क्या लगता है थ्रस्ट की कमी, फ्लैप्स की कमी, प्राइमा फेसी अगर ब्लैक बॉक्स के इतर भी बात की जाए, उसके अलावा भी बात की जाए?
देखिए, जब पायलट टेक ऑफ करता है उसको जहाज़ का वेट पता होता है। अगर ओवरलोडिंग कर रखी है इन्होंने, उसका भी अंदाज़ा उसको नहीं होगा, लेकिन ये आजकल कमर्शियल वाले ओवरलोडिंग भी कर देते हैं, लोगों से पैसे खाते हैं और उनका बैगेज बताते हैं, ओवरलोडिंग कर देते हैं। पायलट जो वेट उसको एक्चुअल बताया जाता है ट्रिम शीट से, उस वेट के हिसाब से वो स्पीडें कैलकुलेट करता है कि किस स्पीड से मैंने, अगर कोई एमरजेंसी की टेक ऑफ अबंडन कर देना है, अगर इस स्पीड के बाद आएगी तो मैंने एयरबोर्न होना है, उसको वो कैलकुलेट करता है स्पीड। थ्रस्ट की कमी शायद। अब उस स्पीड पे उसने एयरबोर्न करा, लेकिन वो स्पीड क्योंकि जहाज़ भारी था वो स्पीड कम थी, ऊपर से कोई इंजन फेल या कोई और आपत्ति आ गई जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन वो मोमेंटम के साथ 400-500 फुट ज़्यादा ऊपर चढ़ गया और गियर नहीं गया। उसके बाद इतनी सीरियस एमरजेंसी हो गई कि पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गई, तभी उसने मेडे भी कह दिया। अगर इस घटना की जो जांच होगी उससे बड़ी सीख ली जा सकती है, आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा कोई एयर क्रैश। देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन आएगी ना, इस पे पूरा काज आ जाएगा, इसका असली रीज़न क्या हुआ। उसके ऊपर जो हमारे एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनीज हैं, जो पायलट्स हैं और हमारे इंजीनियर वो सब बैठ के सोचते हैं इस ऐसी सिचुएशन में आगे से क्या एक्शन लेना, और फिर वो रिकमेंडेशन देते हैं, और वो रिकमेंडेशन एयरलाइन को पूरी करनी पड़ती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई गलती पायलट से हो गई है या इंजीनियरिंग से हो गई है या वेदर से हो गई या ATC से हो गई है, वो गलती हम नोट करेंगे। फिर बड़े ध्यान से, हमारे पास ऐसे रिकॉर्डर हैं कि एक हाफ ए सेकंड की टेप सुन सकते हैं हम। वो सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कमेटी जो रिकमेंडेशन देती है कि हमारे विचार से ऐसे हुआ, आगे से ऐसे इसका एक्शन ऐसे होना चाहिए, वो ट्रेनिंग भी रिकमेंड करते हैं वो। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अगर हमारे एक्सपर्ट की बात करें, वो डायरेक्टर रहे हैं सेफ्टी के, और संजय गांधी से लेकर के राजीव गांधी के इंस्ट्रक्टर भी। उन्होंने कहा है कि सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले कि इंजीनियर और पायलट दोनों ने हस्ताक्षर किए होंगे कि ये फ्लाइट यानी ड्रीम लाइनर बोइंग 787 टेक ऑफ के लिए रेडी है। दूसरी चीज़ क्या है, टेक ऑफ के समय कभी भी ऑटो पायलट नहीं होता है। जो जितने अच्छे आपके पास सिस्टम्स हो, ऑटो पायलट्स हो, लेकिन वो काम करते हैं, ऊपर जाने के बाद टेक ऑफ में मैनुअल हैंडलिंग ही की जाती है। तीसरी चीज़ ये, समय बहुत कम बचा था, और जो थ्रस्ट वेट रेशो की बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि वेट ज़्यादा हो और पायलट को बताया ही नहीं गया हो, और इस वजह से भी जो 174 नॉट्स की रफ्तार की बात आ रही है वो शायद 200 या 220 के आसपास हो सकती थी। उसके अलावा एटमॉस्फेयर से लेकर के FMS से लेकर के रिएक्शन टाइम से लेकर के ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसके बारे में शायद ब्लैक बॉक्स के बाद मिलने के बाद ही काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।